Hello class, today I am going to teach about the subject Business Organization, class 11 and chapter 7 and its part 3rd. In this video we will discuss about the American Depository Receipt. At the last video I have discussed about the Global Depository Receipt. American Depository Receipt. The depository receipt issued by a company in USA are known as American Depository Receipt. They are bought and sold in American market like a regular stock. It is issued by the non-US companies in order to obtain a foreign capital. And ADR is similar to the GDR except that it can be issued by the American citizen and it can be listed and traded at American Stock Exchange. हम लोग ने लास्ट वीडियो में GDR के बारे में पढ़ा था। GDR में क्या प्रोसेस था कि कोई भी इंडियन कंपनीज़ वो अपना शेयर उसने इशू कराया और वो चाहती है कि हमारा शेयर्स जो है दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो सेल हो। अब उसको चाहिए फॉरेन करेंसी, दैट इज़ अ फॉरेन करेंसी डॉलर उसको चाहिए, तो वो इंडियन डिपॉजिटरी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट उसमें क्या हुआ कि अमाउंट जो है सेम उसी तरह पूरा प्रोसीजर है कि इंडियन करेंसी है, उसने डिपॉजिटरी रिसीट के पास वहाँ पे गए, वहाँ से एक इशू हुआ डिपॉजिटरी रिसीट, और डिपॉजिटरी रिसीट जब इशू हुआ जो कि फॉरेन करेंसी में था, डॉलर में था, तो उसी को ही बोला गया है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एकदम वही सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट का। बस फ़र्क ये है कि ग्लोबल में ये कहा गया है कि जो भी करेंसी में अगर कोई भी कंट्री चाहती है कि उसका शेयर इस करेंसी में बिके तो वो उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेगी। तो यही चीज़ है द डिपॉजिटरी रिसीट इशूड बाय अ कंपनी इन यूएसए। जो यूएसए की में एक डिपॉजिटरी रिसीट इशूड होगा उसको कहा जाएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और वो कहीं पे भी अमेरिका मार्केट में कहीं पे भी सोल्ड किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है उसके रेगुलर स्टॉक में। इट इज़ इशूड बाय नॉन यूएस कंपनीज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ फॉरेन। मेन पर्पस क्या है कि फॉरेन कैपिटल को ऑब्टेन करने के लिए। एडीआर और जीडीआर एकदम सेम चीज़ है एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इशूड ओनली टू अमेरिकन सिटीजन। फ़र्क क्या है कि एडीआर सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए इशू किया गया, इट कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड एट अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, और वो सिर्फ लिस्टेड होगा और उसको ट्रेड किया जाएगा वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में। 6 पॉइंट है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही है जैसे हम लोग अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में हम लोगों ने पढ़ा या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में पढ़ा कि कोई भी करेंसी फॉरेन करेंसी को अचीव करना है, फॉरेन करेंसी चाहिए। अब कोई भी दूसरी कंट्री है जैसे अमेरिका है उसको इंडियन करेंसी चाहिए, वो अपना शेयर इंडिया के मार्केट में सेल कर रहा है, इंडियन करेंसी चाहिए, तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इसमें इम्पॉर्टेंट रोल। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़ इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। एक डिपॉजिटरी रिसीट है जो कि डिपॉजिटरी बैंक इशू करेगा, वो किस में होगा, इंडियन रुपीज़ में होगा। इट इज़ स्टेटेड बाय द इंडियन डिपॉजिटरी टू एनेबल अ फॉरेन कंपनीज टू राइज फंड फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटीज़। कोई फॉरेन कंपनीज है वो अपना फंड को वो रेज करना चाहता है किसके थ्रू, इंडियन सिक्योरिटी। तो फॉरेन कंपनी से वो इंडिया की करेंसी उसको चाहिए, तो वो सबसे पहले एक डिपॉजिटरी बैंक में जाएगा, डिपॉजिटरी बैंक एक डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगा जो कि इंडियन करेंसी में होगा, और उससे जो है फॉरेन कंपनीज़ को इंडियन करेंसी मिल जाएगी। ऑल ओवर इसमें यही चीज़ है। अकॉर्डिंग टू द एसबीआई गाइडलाइन आईडीआर आर इशूड टू इंडियन रेसिडेंट। आईडीआर किसके लिए इशूड किया, इंडियन रेसिडेंट का, इन द सेम वे एज अ डोमेस्टिक शेयर आर इशू। एकदम उसी तरह जैसे कि डोमेस्टिक शेयर इशू किया जाता है, जैसे हमारी कंपनी के शेयर इशू होते हैं उसी तरह से आईडीआर भी अपने शेयर इशू करता है। बस फ़र्क क्या है कि कंपनीज वो इंडियन नहीं होगी, वो फॉरेन कंपनीज होगी जो ये शेयर इशू करती है। द इशूअर कंपनी मेक अ पब्लिक ऑफिस इन इंडिया एंड रेसिडेंट कैन बी एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेट एंड मैथड
एज डेबिट फॉर इंडियन शेयर्स। उनका भी सेम वही प्रोसीजर होगा जो कि इंडियन के शेयर्स मार्केट का प्रोसीजर है, उसी को फॉलो करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ओनर्स फंड में हम लोग ने क्या पढ़ा? कैपिटल मार्केट, प्रेफरेंस शेयर्स, राइजिंग कैपिटल, ग्लोबल डिपॉजिटरी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अब ये सेकेंड पॉइंट है बोरोड फंड। हम लोग जानते हैं बोरोड फंड कहाँ से, क्या है बोरोड? मतलब कोई चीज़ हमने लोन लिया, कोई चीज़ उधार लिया। अब कंपनी अपने कैपिटल को रेज करने के लिए वो उधार लेगी। किस फॉर्म में ले रही है? डिबेंचर्स के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, और आगे डिबेंचर्स और बॉन्ड। अब कंपनी, कोई भी कंपनी है, अगर डिबेंचर्स के फॉर्म में अमाउंट को लोन ले रही है तो उसको क्या देना है? इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है। और कोई भी इन्वेस्टर है, ये भी कंपनी जो है अपना शेयर इशू करती है, किस फॉर्म में? डिबेंचर शेयर इशू किया जाता है। और इसमें जो जनरल पब्लिक है वो ऐसा लोन कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी उनको रिटर्न में एक विद इंटरेस्ट के साथ, एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ जो है उस अमाउंट को रिटर्न करती है। ये होता है डिबेंचर। डिबेंचर आर द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर राइजिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल को रेज करता है। अ कंपनी कैन रेज फंड थ्रू द इशू ऑफ डिबेंचर विच बियर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं? डिबेंचर्स में वो एक फिक्स होता है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। शेयर्स में क्या होता है? डिविडेंड पे किया जाता था, और डिबेंचर्स में क्या है? वो इंटरेस्ट है। द डिबेंचर्स इशूड बाय कंपनी इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी कैन बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ प्रॉमिस टू पे एट अ फ्यूचर डेट। और डिबेंचर्स को ये कहा गया है कि डिबेंचर्स को कंपनी एक एक्नॉलेज प्रॉमिस करती है कि इसको जो है मैं फ्यूचर डेट में तुमको विद इंटरेस्ट के साथ इस अमाउंट को रिपे करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स टर्म एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। डिबेंचर होल्डर आर पेड एट अ फिक्स स्टेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड इंटरवल से 6 मंथ और 1 मंथ। डिबेंचर होल्डर्स जो है उनको पेड किया जाता है फिक्स अमाउंट और फिक्स इंटरवल पे। अगर कंपनी ने ये लिख दिया कि वो 1 मंथ में पे करे, 1 ईयर में है या 6 मंथ में, तो उसको उसी मंथ में उसी रेट पर पैसा पे करना है। एग्जाम्पल, इफ द एक्स लिमिटेड कंपनी हैज़ 8% डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख रुपीज़ का डिबेंचर है, उसका 8% उसको देना है। देन द एनुअल इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इज क्या होगा? 8,000, और हाफ बोला जाएगा तो 4,000। पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर रिक्वायर दैट द इशू बी रेटेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब जो भी इंटरेस्ट का जो रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है? तो वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स रिक्वायर द इशू बी रेटेड, जो रेटेड किया जाए वो रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या रोल होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हर कंपनी को एक रेट देती है कि, और रेट ही से पता चलता है कि ये कंपनी कितनी, मतलब कि कितना उस पर भरोसा किया जा सकता है कि ये पैसा हमको रिटर्न कर सकती है। तो इसे पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स रिक्वायर, पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर किस चीज़ को रिक्वायर कर रही? इशू बी रेटेड, जो इशू उसको रेट किया जाए किसके थ्रू? रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू, जिसे क्राइसिल बोला जाता है, क्रेडिट रेटिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑन एस्पेक्ट दैट द ट्रैक record of the companies is profitabilities, debt service capacities, credit worthiness and perceived risk of lending, कि कितना वो रिस्क को रिटर्न करती है, कितना उसका डेप्ट कैपेसिटी है रिटर्न करने का, वो कौन काम करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम करती है। सेकेंड पॉइंट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आर आल्सो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दैट डज नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड भी एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या है? जो डज नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, बट इशूड एट द हैवी डिस्काउंट। जब ये इशू किया जाता है तो बहुत ही हैवी डिस्काउंट के साथ
किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इशूड प्राइस इज ट्रीटेड एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो यही चीज़ इसमें हमें पढ़ना है। दूसरा नोट में क्या लिखा हो, इशू ऑफ ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स ZID which do not carry any explicit rate of interest has become a popular in recent year। आजकल क्या है, इशू ऑफ ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स वो बहुत ही पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि वो जो डू नॉट कैरी एनी एक्सप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड इट्स परचेज प्राइस इज द रिटर्न टू द इन्वेस्टर। दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे, वो रिटर्न टू द इन्वेस्टर। मेरिट्स सुटेबल फॉर सेफ इन्वेस्टर। ये डिबेंचर्स क्या है, जो सेफ इंटरेस्ट जैसे शेयर होल्डर्स हैं, इन लोगों के पास रिस्क ज़्यादा है मगर रिटर्न भी ज़्यादा इसमें जो है इसको माना गया है, ये थोड़ा सा सेफ होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। नो लॉस ऑफ कंट्रोल, इनके मतलब इसमें कोई चांसेस लॉसेस का नहीं होता है, इसमें पैसा रिटर्न करने। कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर्स रिमेन अनअफेक्टेड एज अ डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट इन द मैनेजमेंट। इनके पास कोई भी डिबेंचर्स होल्डर्स के पास कोई भी कंट्रोलिंग राइट नहीं होता मैनेजमेंट को लेकर के। फ्लेक्सिबिलिटीज़, डिबेंचर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज़ एज डिबेंचर provide financial flexibility as they can be redeemed, pay back when the companies has surplus fund. It minus the danger of over capitalization. फ्लेक्सिबिलिटी भी डिबेंचर होल्डर्स के पास ये राइट भी होता है कि वो अपने शेयर्स को चेंज भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक एंड चीप सोर्स ऑफ राइजिंग फाइनेंशियल थोड़ा डिबेंचर इज लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर। अगर जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल जो है राइज करें डिबेंचर से, तो कंपनी के लिए बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि इनका चीज़ पेड होता है। सुटेबिलिटीज, इशू ऑफ डिबेंचर इज आइडियल फॉर द कंपनी विच इट्स सेल एंड अर्निंग आर रिलेटिवली स्टेबल सो द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैन बी। उन कंपनीज़ के लिए डिबेंचर इशू करना बहुत ही ईजी है जिनका सेल्स और अर्निंग जो होगी वो बहुत ही स्टेबल होगी। और उस कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगी जिनकी जो है अर्निंग कैपेसिटीज़ जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ट्रेडिंग ऑन इंक्वायरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड एट द फिक्स रेट। आफ्टर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट द रिमेनिंग प्रॉफिट आर अवेलेबल टू शेयर होल्डर। When the earning of the companies increase, the share companies can take advantages of the trading on equity by increasing the rate of dividend on। अब कंपनी क्या, कोई भी कंपनी है उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ, उसने डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो भी बचा वो उसका खुद का है। अब उसको जो है वो डिवाइड कर लेगा अपने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा इक्विटी शेयर्स को ज़्यादा मिलता है। डीमेरिट्स क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ ईजी एंड फ्लेक्सिबल क्रेडिट फैसिलिटीज़ में इंड्यूस अ फॉरेन ओवर ट्रेडिंग विच, इसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, हो सकता हो ना हो पाए। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड एंड फॉर लिमिटेड पीरियड कैन बी जनरेट। सिर्फ अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड पीरियड है, तब हम इसको जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज हर चीज़ के लिए सही नहीं है। इट इज़ जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। हो सकता हो कि लॉस की सिचुएशन पे जो है इंटरेस्ट रेट न पेड किया जा सके, तो वो कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कहा गया है। बायर आर अनअवेलेबल टू टेक अ बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट विच इज़ अवेलेबल ऑन कैश पेमेंट। इसमें बायर्स जो है वो कैश बेनिफिट लेने के लिए अनअवेलेबल होते हैं, क्यों, विच इज़ अवेलेबल ऑन कैश पेमेंट। ये अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये बोरोवर्स के एक पॉइंट है। अब इसके बाद हम लोग जो सेकंड पार्ट, इसके बाद के जो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल कंपनीज जो है यहाँ से भी अपने फंड को रेज कर सकती है। यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।